बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 9th क्लास, कैसे हैं बेटा आप सब लोग? अल्लाह ताला आपको सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे और जल्द से जल्द हमें इस वबाई बीमारी से निजात दिलाए। बेटा आज 16 अप्रैल 2020 है और आज हमने पाकिस्तान स्टडीज़ का ऑब्जेक्टिव पोर्शन करना है यूनिट नंबर 2 का। आज हमारा यूनिट नंबर 2 कंप्लीट हो जाएगा और कल के लेक्चर में हमने इसके किए थे MCQs कॉलम और फिल इन द ब्लैंक्स हमने की थी, और उसके बाद हमने फर्स्ट 5 शॉर्ट क्वेश्चन जो एक्सरसाइज के अंदर आपके मौजूद हैं, ऑब्जेक्टिव पोर्शन है, वो हम कर रहे हैं। ये बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। मैक्सिमम जो है वो 85% पेपर वो बोर्ड क्या यूनिट्स की एक्सरसाइज में से ही आता है। तो इसलिए आपको जो चीज़ें मैं अब करवा रही हूँ MCQs हैं, चाहे वो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं यूनिट नंबर 2 के, आपने उनको ज़रूर करना है। आपने 9th क्लास इस तरीके से काम करना है कि MCQs कॉलम और जो आपकी फिल इन द ब्लैंक्स हैं वो आपने बुक के ऊपर ही सॉल्व कर लेनी है। यहाँ से देख के गाइडलाइन यहीं से लेके कल वाले लेक्चर से ले लें, और बाकी जो आपके शॉर्ट क्वेश्चन है वो आपको जो मैंने कॉपी लगवाई हुई है आपने कॉपी के ऊपर राइट कर लेने, ताकि हमारे पास सेव होते रहें। कल हमने फर्स्ट 5 लॉन्ग क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन पढ़ लिए थे। लॉन्ग क्वेश्चन तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। आज हमने क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ना है। तो क्वेश्चन नंबर 6 आपका क्या था? काबीना मिशन प्लान में सूबाई ग्रुप की तश्कील कैसे हुई? अच्छा, ये हम लोगों ने कैबिनेट मिशन प्लान को पढ़ा भी है, हमने काबीना मिशन प्लान के हम पहलू पढ़े भी थे। तो उसमें भी जो तजावीज़ दी थी काबीना मिशन प्लान के अंदर, तो उनमें उन्होंने एक तजवीज़ ये दी थी कि जो बड़े सगीर है इसको 3 ग्रुपों में तकसीम कर दिया जाए, और उन 3 ग्रुपों के अंदर सूबे जो है वो हर ग्रुप के अंदर मुख्तलिफ सूबे जो है उनको इकट्ठा कर दिया जाए। अच्छा, अब बरसगीर को 3 हिस्सों में तकसीम किया गया। उसमें सबसे पहले ग्रुप ए रखा गया। तो ग्रुप ए के अंदर बम्बे, मद्रास, यूपी, सीपी, बिहार और उड़ीसा रखे गए। ये सारे हिंदू मेजॉरिटी सूबे थे। उसके बाद ग्रुप बी बरसगीर के अंदर बनाया गया। उसमें पंजाब सरहद का नया नाम अब खैबर पख्तूनख्वा है, और सिंध, ये 3 सूबे शामिल किए गए। याद रहे बेटा कि बलूचिस्तान उस वक़्त प्रोविंस नहीं था। बलूचिस्तान को प्रोविंस का स्टेटस पाकिस्तान बनने के बाद प्रॉपर इसको दिया गया। अच्छा, उसके बाद ग्रुप सी के अंदर होगा बंगाल और असम। तो ये 3 ग्रुप मेन बनाए गए थे, और 3 ग्रुप के अंदर बरसगीर की तमाम जो प्रोविंस थे उनको कर दिया गया था। ग्रुप वाइज इनको जो है वो तकसीम कर दिया गया था। अच्छा, नेक्स्ट हमारा जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो है वेवल प्लान के कोई से 3 नुकात। अच्छा, वेवल प्लान जो था ये शिमला कॉन्फ्रेंस हुई थी 1945 के अंदर, और फिर उसमें लॉर्ड वेवल आए थे, और लॉर्ड वेवल जो है वो अपने साथ कुछ तजावीज़ लेके आए थे बरतानवी हुकूमत की तरफ से। तो वो तजावीज़ जो थी वो क्या थी, वेवल प्लान यानी क्या था, उनके क्या नुकात थे, वो आज हम डिस्कस करते हैं। उन्होंने कहा था जी, ये 1945 की मैं बात कर रही हूँ, क्योंकि आपको पता था 1940 में जैसे ही पाकिस्तान जो है उसको बनाने की का डिसीजन हो जाता है, तो फिर मुख्तलिफ तरह के इवेंट्स और मुख्तलिफ तरह के जो है वो डिस्कशंस, मुज़ाकरात और इस तरह की चीज़ें हो रही थी, ईयर वाइज, मंथ वाइज, तो ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो 1945 के अंदर ये वेवल प्लान देखने में आता है। तो इसमें जो लॉर्ड वेवल अपने साथ कुछ तजावीज़ जो थे वो लेके आए थे, और फिर वो उन्होंने इनको डिस्कस किया हिंदुस्तानी लीडर्स के साथ, जिनमें मुस्लिम और हिंदू दोनों शामिल थे। तो सबसे पहले वो कहते हैं मरकज़ी आइन साज असम्बली का इंतखाब, यानी मरकज़ी आइन साज असम्बली बनाएंगे। और कौन बनाएगा? सूबाई असम्बली के मेंबरान। मरकज़ी आइन साज असम्बली पूरे मुल्क के लिए आइन बनाएगी। मरकज़ी आइन बन जाएगा तो सूबे अब जो है वो सूबाई ग्रुप अपने अपने आइन बना लेंगे। मतलब ये भी तकरीबन ऑलमोस्ट जो है वो इसकी वो चीज़ें सेम थी जिस तरह वो काबीना के अंदर भी हुआ। तो मतलब वही चीज़ें थोड़ा बहुत घुमा फिरा के बार बार अंग्रेज़ हुकूमत उनको रिपीट कर रही थी।
तो उन्होंने क्या क्या कहा जी, पहले मरकज के अंदर हुकूमत बना लेंगे, फिर सूबों के अंदर पहले हुकूमतें बना लेंगे, जो सूबाई मेंबरान होंगे सूबाई असम्बलियों के, तो वो फिर मिलके जो है वो मरकजी हुकूमत यानी फेडरल गवर्नमेंट को चूज कर लेंगे, और फिर वो पूरे मुल्क के लिए आइन यानी दस्तूर यानी के कानून बना लेगी। और फिर जब पूरे बरसगीर के लिए एक कानून बन जाता है, तो फिर उसके बाद जो है वो हर सूबा अपने अपने लिए भी कानून साजी करेगा, कवानीन बनाएगा। फिर दूसरी बात इसके अंदर थी अबूरी हुकूमत। अबूरी हुकूमत मैंने आपको पहले भी बताया, ये आर्जी तौर पर जो गवर्नमेंट कायम की जाए उसको कहते हैं। तो उन्होंने कहा जी, बड़ी सियासी जमातें जो है उनके नुमाइंदों पर मुश्तमिल एक अबूरी हुकूमत फौरी तौर पर फिलहाल बना दी जाएगी। जब तक आइन नहीं बन जाता, जिस तरह के ऊपर वाली शिक में जो है उन्होंने बात की है, जब तक आइन नहीं बन जाता तब तक तमाम इंतजामी अमूर यानी तब तक सारी मैनेजमेंट इसी अबूरी हुकूमत के हाथ में होगी। अब बड़ी जमातों की उसने बात की है, तो डेफिनेटली उसने मुस्लिम लीग और कांग्रेस को ही मुखातिब किया। तो अबूरी हुकूमत की काबीना यानी जो इसके वजीर होंगे, जो ये टीम होगी, वो सारी की सारी मुकामी होगी, उसमें कोई अंग्रेज मेंबर शामिल नहीं होगा, यानी कि ये सारे हिंदुस्तानी होंगे, मुस्लिम और हिंदू। फिर उसने कहा जी, वीटो जो हक इस्तदा कोई सियासी जमात इस मंसूबे को पसंद नहीं कर सकती, पसंद ना करे तो वो इसे रद्द कर सकती है, लेकिन फिर उसे अबूरी हुकूमत में शामिल होने का हक नहीं होगा। यानी ये वो सिंपली कहता है कि अगर भाई आप जो है वो कोई भी जमात है, चाहे वो मुस्लिम लीग है चाहे कांग्रेस है, अगर वो इस प्लान को पसंद नहीं करती, तो फिर जो है वो उसको राइट नहीं होगा कि वो अबूरी हुकूमत में शामिल करे। जो इन तजावीज़ को मान लेता है, जो बरतानिया की हुकूमत के साथ कोऑपरेट करने के लिए तैयार है, तो वही आगे फिर गवर्नमेंट का हिस्सा बनेगा। नेक्स्ट है बेटा हमारा कि हमने पढ़ा था आम इंतखाबात 1945-46 जो हुए थे, उसमें कांग्रेस और मुस्लिम लीग का मंशूर यानी मकसद क्या था। तो इसमें आपको पता है 1945-46 में ये फाइनल एक इलेक्शन थे, जिसमें ये डिसाइड हो गया था कि अब पब्लिकली राय ले ली जाए, क्योंकि बरतानवी जो हुकूमत थी वो कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों में से किसी भी जमात को एग्री नहीं कर पा रही थी, किसी भी एक पॉइंट के ऊपर, किसी भी एक जो है वो जो जितने भी सोल्यूशन आए, किसी भी एक सोल्यूशन के ऊपर भी उनको इकट्ठा नहीं कर पा रही थी। तो इसलिए उन्होंने जो है वो फिर डायरेक्ट पब्लिक से राय लेने का फैसला किया। तो फिर ये जो इलेक्शन हुए थे 1945-46 में, दिसंबर 1945 में मरकजी असम्बली के हुए और जनवरी 1946 में सूबाई असम्बलियों के हुए। तो उसमें फिर कांग्रेस जो था उसका मकसद सिर्फ यही था इस इलेक्शन के अंदर शामिल होने का, चूंकि कांग्रेस समझती थी कि वो पूरे बरसगीर की नुमाइंदा जमात है, चाहे हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, सिख हैं, तो लिहाजा उसने जो है वो एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। अगर किसी भी तरीके से जनूबी एशिया यानी जो बरसगीर है, हिंदुस्तान है, उसको एक वहदत की शक्ल में यानी एक मुल्क की शक्ल में आज़ाद करवा लिया जाए और तकसीम का कोई फार्मूला ना माना जाए। यानी जो मुस्लिम लीग डिमांड कर रही है या मुसलमान जो डिमांड कर रहे हैं कि हमने बरसगीर को डिवाइड करना है, तो इनका कोई फार्मूला जो है वो या इनकी कोई भी डिमांड किसी भी सूरत पूरी होने नहीं देनी। जबकि मुस्लिम लीग का पॉइंट ये था, इनका मौक़िफ़ ये था कि चूंकि हर लिहाज से हिंदुओं से अलग हैं और इसलिए करारदाद पाकिस्तान के मुताबिक तकसीम हो जानी चाहिए और मुस्लिम अक्सरियत वाले इलाके जो हैं वहाँ पर मुसलमानों को अपनी हुकूमत कायम करने का मौका मिलना चाहिए। तो ये बहरहाल दोनों का वाज़ेह मकसद था। आगे देखते हैं। फिर जो हमने पढ़ा कि 23 मार्च 1940 को जो करारदाद मंजूर हुई थी, जो AK फजलुल हक ने पेश की थी, और जो पाकिस्तान की फिर बुनियाद बनी कि हमने एक वाज़ेह तौर पर ब्रिटिश हुकूमत से हिंदुओं से जो है वो मुतालबा कर लिया कि ठीक है भाई, इतने अरसे से हम अपने राइट्स की जंग लड़ रहे हैं, अगर आप नहीं किसी बात पे आते तो फिर अब सुन लें कि अब हमने स्टेट ही अलग करनी है, अब हमने आपके साथ रहना ही नहीं है, अब हमने आपसे कहना ही नहीं कि हमें इतने परसेंट जो है वो सीटें चाहिए, यहाँ पर हमें ये राइट चाहिए, वहाँ पर हमें वो राइट चाहिए, तो इससे बेहतर है कि हम अपनी स्टेट ही अलग कर लें। तो वो एक्चुअल में वो करारदाद, वो अल्फाज क्या थे जो उस वक़्त जो है वो AK फजलुल हक ने बयान किए थे।
अच्छा, अब इसमें थोड़े से वर्ड्स मैंने यहाँ पे जो है वो चेंज है, आसान कर दिए हैं, क्योंकि आप जो आपकी टेक्स्ट बुक है उसमें थोड़ी मुश्किल वर्डिंग है, तो वो आपको बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से जो आपने ये क्वेश्चन चूंकि इम्पोर्टेंट है याद करना है, तो वो वर्डिंग आपके लिए मुश्किल हो सकती है, इसलिए मैंने सादा और आसान अल्फाज यहाँ पर यूज़ कर लिए हैं। तो इसलिए आप भी चाहे आप इसको फॉलो कर लें, चाहे आप करारदाद लाहौर वाला जो टॉपिक है आपका बुक के अंदर, उसमें करारदाद पाकिस्तान का मतन दिया हुआ है, आप वहीं से कर लें। तो बेहतर यही है कि जो मैं आपको बता रही हूँ आप उसी को फॉलो करें। अच्छा, इसमें वो कहते हैं जी, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का सालाना इजलास जो था उसमें ये तय पाया था, ये करार पाया था कि कोई आईनी मनसूबा यानी कोई भी कानून इस मुल्क में मुसलमानों के लिए काबिल कबूल नहीं होगा और काबिल अमल नहीं होगा जब तक उसमें मंदरजा झैल असूल ना हो। अच्छा, अब वो क्या थे असूल कि जगराफी लिहाज से मुतसिल वहदतें जो हैं, यानी जो नए खितों की सूरत में मुनासिब इलाकाई रद्दोबदल के साथ हदबंदी की जाए। यानी इसका मतलब ये है कि जिन इलाकों में मुसलमानों की अक्सरियत है, मसलन हिंदुस्तान के शुमाल मगरबी और मशरकी हिस्सों के मुस्लिम अक्सरियत वाले जो इलाके हैं, उनमें खुद मुख्तार मुस्लिम रियासतों की तश्कील कर दी जाए। यानी जितने भी मुस्लिम मेजॉरिटी इलाके हैं वहां पर मुसलमानों को की मरकजियत कायम कर दी जाए, और हिंदुस्तान की तकसीम के बाद ये जो वहादतें हैं और खिते हैं, इनमें जो माइनॉरिटीज रहेंगी उनके हकूक का तहफ़्फ़ुज़ किया जाए। और फिर बाकी हिंदू, मतलब ये वो इलाकों की बात कर रहा है जहाँ पर मुसलमान अक्सरियत में और मुसलमानों की मरकजियत कायम होगी। तो उन्होंने कहा जो भी फिर इनके अंदर अकलियतें होंगी उनके तहफ़्फ़ुज़ का इंतज़ाम किया जाएगा। और उसके बाद हिंदुस्तान भी अगर तकसीम हो जाता है, हाँ, तो फिर वो यही कह रहा है कि जो भी मतलब हदबंदी होती है तो वहाँ पर जो माइनॉरिटीज़ हैं, चाहे वो मुस्लिम हैं चाहे दूसरे मज़हब से हैं, सबके हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ किया जाए, ये इलाके की आबादी के ऊपर है। फिर हिंदुस्तान में जहाँ मुसलमान अक़लियत में है, यहाँ पर सिर्फ मुस्लिम्स के को जो है वो उन्होंने पॉइंट आउट किया कि हिंदुस्तान में जहाँ कहीं भी मुसलमान अक़लियत में हैं, उनके हकूक़ और मफादात के तहफ़्फ़ुज़ का मुनासिब इंतज़ाम किया जाए। सिंपली अगर आप उसको देखें जी, उन्होंने डिमांड की कि शुमाल मगरबी मशरकी हिस्से में मुस्लिम रियासतों को कायम करो, और हिंदुस्तान की तकसीम होती है तो अक़लियतों के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करो, और साथ में जहाँ हिंदू अक्सरियत है और वहाँ पे मुसलमान अक़लियत में कहीं कहीं मुसलमानों की बात है तो वहाँ पर उनके राइट्स को भी सेव किया जाए। अच्छा, उसके बाद आपका क्वेश्चन था अबूरी हुकूमत में शामिल 5 मुस्लिम लीगी वुज़रा के नाम। ये अबूरी हुकूमत जो बनी थी, जो काबीना मिशन प्लान के बाद बनाई गई थी, और इसमें आपको पता है कि बेशक हमारे साथ बदअहदी हुई मुसलमानों के साथ, जिसके नतीजे में यौम रास्त इक़दाम मनाया गया। तो बहरहाल कायद-ए-आज़म ने मुसलमानों को जब अबूरी हुकूमत में शामिल होने की इजाज़त दे दी थी, क्योंकि कायद-ए-आज़म नहीं चाहते थे कि 1935-36 के आईएस जो कांग्रेसी वज़ारतें थी उन जो कि 39 में जाके एंड हुई थी, तो वहाँ पर उनके तरह नहीं उनके जैसा माहौल दोबारा से ना बने, वो चीज़ें सारी रिपीट ना हो, इसलिए कायद-ए-आज़म ने मसलहतन मुसलमानों को अबूरी हुकूमत में शामिल होने की इजाज़त दे दी थी। हालांकि काबीना मिशन प्लान के एंड पर साफ नज़र आ रहा था कि अंग्रेज़ों ने मुसलमानों के साथ एक दफ़ा फिर ज़्यादती कर दी है, कि उन्होंने वाज़ह तौर पर लिखा था कि भई जो भी पार्टी जो है वो पूरा इसको मानेगी काबीना मिशन प्लान को, तो वही बुरी हुकूमत बनाएगी। हालांकि हिंदुओं ने सूबाई ग्रुप बंदी का जो शिक थी उसको नहीं माना था, बाकी उन्होंने सारा माना था, तो इसलिए उन्होंने तो हक सिर्फ मुसलमानों का था। लेकिन बहरहाल 5 जो वज़ीर थे उसमें नवाबज़ादा लियाकत अली खान जो थे, ये यहाँ पर ओहदे वाज़ा किए हुए हैं साथ आपके, लेकिन आपकी बुक पे नहीं लिखा हुआ। आपकी बुक पे सिर्फ इनके मुस्लिम लीगी वुज़रा के नाम लिखे हुए कि ये लोग शामिल थे, लेकिन यहाँ पर आगे मैंने आपको इनकी जो वज़ारतें थी वो मेंशन कर दी हैं। नवाबज़ादा लियाकत अली खान जो थे, इनको वज़ीर मालियात मुकर्रर किया गया। सरदार अब्दुल रब नेशनल जो थे, ये वजीर रसूल रसायल थे। आई चंडीगढ़ जो थे, ये वजीर तजारत थे। राजा गजनफर अली खान वजीर सेहत थे, और जोगिंदर नाथ मंडल ये वजीर कानून साजी थे। अच्छा, अब जोगिंदर नाथ मंडल जो थे, ये मुस्लिम नहीं थे, ये हिंदू थे, और इनका ताल्लुक अछूत बरादरी से था, शूदर कास्ट से था। तो ये चूंकि इस्लाम के अंदर कास्ट सिस्टम नहीं है, इसलिए जोगिंदर नाथ मंडल जो है वो मुस्लिम लीग के साथ शामिल थे, क्योंकि मुस्लिम लीग हर उस पर्सन की, उस
उस कम्युनिटी की बात करती थी जिनके साथ जुल्म और ज्यादती होती थी बरसगीर के अंदर, चाहे वो हिंदुओं की तरफ से हो चाहे वो अंग्रेजों की तरफ से हो। अच्छा, इसके साथ अगला हमारा क्वेश्चन है कैबिनेट मिशन प्लान के मेंबरान के नाम तहरीर करें। ये हमने लॉन्ग क्वेश्चन में पढ़ा, फिर मैं आपको बताती हूँ। जब काबीना मिशन प्लान 1946 में बरतानवी हुकूमत की तरफ से भेजा गया तो उसमें 3 लोग शामिल थे। सर स्टीफोर्ड क्रिप्स थे, एबी अलेक्जेंडर थे, सर पैथिक लांस थे। तो चूंकि ये तीनों के तीनों बरतानवी काबीना में वजीर थे, यानी बरतानिया के जो है इनके पास वजारत का होता था, इसलिए जो है वो इस मिशन को काबीना मिशन प्लान का नाम दिया गया। अच्छा, उसके बाद हमारा 12वां क्वेश्चन है कि रूल टैक्ट पर कायदे आजम का मौक़िफ़ बयान करें। रूल टैक्ट जो था ये 1919 में आया था। सर सिडनी रूल ने इसको ये पास किया था और इसके अंदर इंतजामिया को बहुत ज़्यादा इख्तियारात दे दिए गए थे और शहरियों के बुनियादी हकूक पामाल किए गए थे। और इस एक्ट को मद्देनजर रखते हुए हिंदुस्तानी शहरियों पर तरह तरह के जुल्म शुरू हुए थे। तो इसलिए कुछ ये था कि ये चूंकि आपका टॉपिक नहीं है, वरना मैं आपको सारा इसकी जो इसकी हिस्ट्री या डिटेल थी वो बता देती कि किस तरीके से तहरीक खिलाफत एंड हुई थी और उसके बाद एंड हो रही थी, और फर्स्ट वर्ल्ड वार जो थी वो एंड हो रही थी और उसमें तहरीक खिलाफत और वो सारे इस तरह के इश्यूज जो थे वो उस वक्त बरसगीर के अंदर चल रहे थे। तो इसलिए जो है वो इस एक्ट के अंदर काफ़ी सारी जो है वो सख्त रवैया अपनाया गया था बरतानवी हुकूमत की तरफ से मुसलमानों के लिए भी, और जो है वो चूंकि बना ये पूरे बरसगीर के लिए था, इसलिए इसके साथ हिंदू भी मुतासर हो रहे थे। तो हिंदुस्तानी शहरियों पर तरह तरह के जुल्म तोड़ने शुरू किए गए। तो मिस्टर जनान जो थे उन्होंने इस एक्ट की सख्त मुखालफत की थी, इसे काला कानून करार दिया और एहतजाज के तौर पर कौंसिल की रुकनीत से भी रिज़ाइन कर दिया। तो कायदे आज़म ने हुकूमत बरतानिया से कहा कि जो कौम अमन के ज़माने में काले कानून बनाती है वो कभी भी महज़ब कौम नहीं हो सकती। अच्छा, उसके बाद भारत ने कश्मीर पर कब्जा कैसे किया था। तो रियासत जम्मू कश्मीर जो है इसमें मुसलमान अक्सरियत में रहते हैं, तो पाकिस्तान से ये इल्हाक करना चाहते थे, और लेकिन भारत ने हिंदू राजा की मिली भगत के साथ वादी कश्मीर पर कब्जा किया था, फौज कशी के साथ के अटैक कर दिया इसके ऊपर, और फिर आर्मी की मदद से इन तमाम इलाके को जो है वो उन्होंने अपने कंट्रोल में कर दिया। और अभी भी करंट सिचुएशन जो कश्मीर की है वो आपके सामने है। कश्मीर का जो टॉपिक है ये एक अलग से टॉपिक है, जब हम वो पढ़ेंगे तो फिर उसके ऊपर हम डिटेल से बात करेंगे। बहरहाल कश्मीर के ऊपर जो कब्जा था वो भारत ने हिंदू राजा की मिली भगत और फौज के जरिए किया। अच्छा, उसके बाद हमारे जो सेकंड जो है वो सेकंड लास्ट क्वेश्चन है हमारा, 3 जून 1947 का जो मंसूबा था उसके तहत कुल जमाती कॉन्फ्रेंस का इनेकाद। अच्छा, ये हमने 3 जून 1947 का मंसूबा भी पढ़ा, जिसपे हमने ये देखा कि ये डिसाइड होना था कि कितना हिस्सा जो है वो पाकिस्तान को मिले बरसगीर का और कितना इंडिया को मिले। तो इस सिलसिले में जब लॉर्ड माउंटबेटन आए थे, जब ये सारा मंसूबा वगैरह बना था, बातचीत हुई थी, उन्होंने हर चीज़, तो उन्होंने एक जो है वो कुल जमाती, यानी कुल जमाती का मतलब है जिसमें ऑलमोस्ट तमाम पार्टीज शामिल हों, सियासी जमातें शामिल हों, उनके रहनुमाओं को बुलाया था, एक कॉन्फ्रेंस की थी। जब बरतानिया से वो तकसीम हो जाएगी और तकसीम का जो मंसूबा था उसको जो है वो ओके करवा के ले आए थे, साइन करवा के ले आए थे। तो फिर उन्होंने आते ही बरसगीर की जो बड़ी सियासी जमातें थी उसके जो लीडर्स थे, चाहे वो मुस्लिम लीग से थे चाहे वो कांग्रेस से थे, उनको शिरकत की दावत दी। इसमें कायदे-आज़म लियाकत अली खान, सरदार अब्दुल निश्तर, पंडित नेहरू, सरदार पटेल, आचार्य कृपलानी और बलदेव सिंह, ये मेन लीडर थे जिन्होंने शिरकत की थी। तो यहाँ पर वायसराय हिंद जो थे यानी लॉर्ड माउंटबेटन जो थे, उन्होंने तकसीम के बारे में मुख्तलिफ चीज़ों पर बात की और 3 जून 1947 को कॉन्फ्रेंस का दूसरा इजलास मुनक्कद हुआ और इस तरीके से तमाम सियासी रहनुमा जो थे उन्होंने इस मंसूबे को मंजूर कर लिया। लास्ट क्वेश्चन है हमारा आज के टॉपिक का, कायदे-आज़म ने सफीर अमन का खिताब कैसे पाया था। तो ये आपको भी पता है, 1916 में जब मिसाक लखनऊ हुआ था तो मुसलमानों और हिंदुओं को दोनों को इकट्ठा कर दिया था और कायदे-आज़म ने मुसलमानों के लिए
सेपरेट इलेक्टोरेट्स का यानी जुदागाना इंतखाबात है, यानी इलेक्शन जब होंगे वो हिंदुओं के अलग होंगे और मुसलमानों के अलग होंगे। तो इसका हक तस्लीम करवाया था और हिंदुओं ने इस चीज़ को ओन किया था। तो इस बिना पर आपको एम्बेसडर ऑफ पीस यानी सफीर अमन का खिताब दिया गया। अच्छा बेटा, ये आपका आज का टॉपिक था। एक बात मेरी ध्यान से पूरी 9th क्लास सुन ले, चाहे वो सीनियर है चाहे वो जूनियर है। हमारा आज जो है वो सिलेबस कंप्लीट हो गया है। यूनिट नंबर 1 भी हमने पहले पढ़ा था सारा, और उसके बाद यूनिट नंबर 2 भी पढ़ा है। तो ये आज हमारा ईच एंड एवरीथिंग यूनिट नंबर 1 और 2 उनकी कंप्लीट हो गई है। एमसीक्यूज, शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन और उसके कॉलम, खाली जगह, हर चीज़ हमारी कंप्लीट है। अब हमने क्या करना है कि एक तो कल मैंने आपको जो है वो कुछ टॉपिक्स दूंगी, कुछ चीज़ें दूंगी और उसके ऊपर आपको मैं टेस्ट बना के दूंगी, बताऊंगी आपको कि आपने किस तरीके से उसको करना है। और फिर सैटरडे को हम टेस्ट की डिस्कशन भी करेंगे और साथ में कल से हम अपना बाकायदा तौर पर समर पैक जो है उसको स्टार्ट कर लेंगे। समर पैक के अंदर थोड़ा सा मैं आपको गाइड कर दूं कि मैंने जिस तरह फर्ज करें टॉपिक्स हैं, जैसे पहला लॉन्ग क्वेश्चन जो होगा, इस तरीके से मैं आपका समर पैक प्लान करूंगी कि 1 या 2 उसमें लॉन्ग क्वेश्चन होंगे, और या 1 लॉन्ग क्वेश्चन होगा, 4-5 शॉर्ट क्वेश्चन होंगे, थोड़े से एमसीक्यूज होंगे, यानी हम 3 चीजें इकट्ठी लेके चलेंगे। अब हम 1 बाय 1 जिस तरह हम पहले चूंकि पढ़ रहे थे, इसलिए मैंने आपको आसानी के साथ जो चीजें आप कर सकते हैं उस तरीके से आपको मैंने काम करवाया। लेकिन अब हमने एमसीक्यूज, शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन, तीनों चीजें डेली के लेक्चर में जरूर शामिल करनी है। और वही एक बात थोड़ी सी जरा सुन लें, मैंने जो समर पैक का लेक्चर कल आपको देना है उसी में से आपका टेस्ट बना के आपके साथ डिस्कस कर लेना है, और सैटरडे को जो है वो फिर मैंने आपसे वो टेस्ट लेना है। आपको मैं बता दूंगी कि आपने किस तरीके से और कहाँ कहाँ पर कैसे काम करना है और किस कहाँ पर आपको आप जो है वो गलत है और आप उसको ठीक कर लें। ओके बेटा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह आप सबको अपने हिफ्ज़ व मान में रखे। अल्लाह आप सबका हामी और नासिर हो। आज के लेक्चर के लिए थैंक्स एंड बेटा अल्लाह हाफिज़।